वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने करौली। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आजादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्य काल में बदल दें। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में बीजेपी ने शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। शोभा यात्रा में सतीश पूनिया और कटारिया खुली जीप में सवार हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में पार्टी पताका लहराते हुए पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते चल रहे थे। इस दौरान जय श्री राम ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। शोभा यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के जोश से उत्साहित पूनिया ने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी 2/3 बहुमत से अगली सरकार बनाएगी। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का और उनके उत्साह का ही नतीजा है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लबरेज है। ये संदेश साफ है कि राजस्थान में अब 2023 में प्रचंड जीत होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अजय रहेगी। कई कड़े कानूनों के बावजूद रेप की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही है। इतना ही नहीं, जिस पुलिस पर पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने का जिम्मा है, वे भी आरोपियों का साथ दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टोंक जिले के पीपलू थाना इलाके से आया है, जहां नाबालिग रेप पीड़िता पुलिस और दबंग आरोपी से परेशान होकर सखी सेंटर पहुंची और आप बीती सुनाई। पीड़ित नाबालिग ने बताया कि पिछले 1 साल से सुनील गोदारा सिलाई कराने के बहाने घर आता है और दुष्कर्म करता है। इतना ही नहीं, किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने हौसला दिखाते हुए 27 मार्च को इस मामले में केस भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस भी आरोपी को पकड़ने के बजाय पीड़िता को ही धमका रही है। आरोपी के डर के कारण पीड़िता 12वीं की परीक्षा नहीं दे पा रही। पीड़िता एसपी से मिलकर भी न्याय की गुहार लगा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल तो करवा दिया, लेकिन ना तो बयान दर्ज किया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। टोंक में एसीबी ने बेईमानों के खिलाफ अपने अभियान में उस समय बड़ी सफलता हासिल की जब टोडा राय सिंह की ग्राम पंचायत सांवरिया के कनिष्ठ लिपिक को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एसीबी में परिवादी ने शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त पास करने के एवज में कनिष्ठ लिपिक प्रहलाद बैरवा 20,000 रुपए रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। टोंक एसीबी के एएसपी राजेश आर्य के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद संवारिया गांव में तालाब की पाल पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कनिष्ठ लिपिक प्रहलाद बैरवा लांबा हरि सिंह थाना इलाके के कोटड़ी का रहने वाला है। ट्रैप की कार्रवाई के बाद आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली गई। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवारा कुत्ते किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, इस 3 साल के मासूम की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें बांसवाड़ा के अस्पताल की है, जहां कुत्तों के हमले का शिकार मासूम मौत से जूझ रहा है। घटना जिले के दूधका गांव की है, जहां अपने घर में ही 3 साल का मासूम खेल रहा था। उसकी मां पास में ही चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तभी दौड़ते हुए बच्चे के पीछे एक आवारा कुत्ता वहां आ गया। मां कुछ समझती इससे पहले कुत्ते ने बच्चे का मुंह पकड़ लिया। उसने एक साथ कई बार काटा। रोने की आवाज सुनकर मां दौड़ी तो कुत्ता भाग गया। लहूलुहान बच्चे को लेकर परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुत्ते ने काटा था। क्या नाम है इसका? जितेंद्र। उम्र कितनी बच्चे की? 3 साल की। ये कहाँ पर कुत्ते ने काटा इनको? वो बाहर आंगन में खेल रहा था, कुत्ते ने काटा। आप क्या लगते हो? इसके पापा। क्या नाम है आपका? प्रताप। लव मैरिज करना एक जोड़े को भारी पड़ रहा है, वो भी इस कदर कि अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब से गुहार लगाई है। मामला चूरू जिले का है। गगौर की रहने वाली रेखा की शादी उसके परिजन जबरन आटा साटा प्रथा के तहत करना चाह रहे थे, लेकिन रेखा को ये मंजूर नहीं था। इसलिए रेखा ने अपने प्रेमी श्रवण कुमार से शादी करने का फैसला किया। जब रेखा ने अपने प्रेम प्रसंग के बारे में परिजनों को बताया तो उन्होंने न सिर्फ श्रवण के साथ शादी करने से इनकार कर दिया, बल्कि आटा साटा के तहत रिश्तेदारी में ही शादी करने का रेखा पर दबाव बनाने लगे।
लेकिन रेखा ने परिवार के फैसले के खिलाफ जाकर 2 अप्रैल को अपना घर छोड़ दिया और गांव साथियों के श्रवण कुमार के साथ हिसार के रामानुज चैरिटेबल और वेलफेयर ट्रस्ट में जाकर शादी कर ली। जिसके बाद 3 अप्रैल को रेखा के परिजनों ने राजगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें श्रवण पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया। इस बीच दोनों ने हिसार में शादी करने के बाद अपने परिजनों को इसकी सूचना दी, लेकिन रेखा के पिता, भाई और रिश्तेदारों ने दोनों को धमकी दी, जिसके बाद दोनों एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रदेश में चल रही 10वीं की परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। मामला चूरू जिले के सरदार शहर के रंगाईसर गांव का है, जहां पुलिस ने दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद गालिब नौशाद अली के नाम पर परीक्षा दे रहा था, वहीं एक आरोपी रविंद्र सुरेंद्र कुमार के नाम पर परीक्षा दे रहा था। दोनों परीक्षार्थी कमरा नंबर 7 और हॉल में परीक्षा दे रहे थे, लेकिन दोनों कागजात की जांच के दौरान वीक्षक की नजर में आ गए, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र अधीक्षक और अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक ने दोनों को पकड़ा। जब जांच की गई तो दोनों परीक्षार्थी फर्जी पाए गए, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई और फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों फर्जी परीक्षा दे रहे थे, जिसको वीक्षकों द्वारा पकड़ा गया, पकड़ के थाना पर लाकर पेश किया, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 186/2021 दर्ज किया जाकर जांच तफ्तीश की जा रही है। दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने पाली में अकाल के हालात के बीच 15 अप्रैल से वाटर ट्रेन का संचालन शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है, जहां रेलवे ने इसके लिए वाटर स्पेशल ट्रेन शुरू करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी है। वहीं पाली जिला प्रशासन ने जोधपुर से वाटर ट्रेन से आने वाले पानी की व्यवस्था और सप्लाई के इंतजाम कर लिए हैं। रेल प्रशासन और पाली जिला प्रशासन के बीच DRM ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठक में वाटर स्पेशल ट्रेन के संचालन से जुड़े प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि गर्मियों में पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की समस्या हो जाती है और विशेषकर पाली के लिए पेयजल की आपूर्ति जोधपुर से वाटर ट्रेन के माध्यम से करने के संबंध में राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। बैठक में DRM पांडे ने कहा कि पेयजल संकट की घड़ी में पाली जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर रेलवे वाटर ट्रेन से पानी सप्लाई करने के प्रति गंभीर है। उन्होंने जानकारी दी कि भगत की कोठी से पाली के लिए प्रतिदिन 2 रैक संचालित किए जाएंगे और प्रत्येक रैक में 40 वैगन होंगे। प्रत्येक वैगन में 50,000 लीटर पानी होगा। इसके हिसाब से 40 वैगन में 20 लाख लीटर पानी आता है। इस तरह 4 फेरों में कुल 80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पाली पहुंचेगा। इस साल मार्च में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, लिहाजा प्रदेश में कई शहरों में पेयजल के लिए लोग जूझने लगे हैं। दौसा के कई इलाकों में भी यही हालात है। शहर के कई इलाकों में तो 120 घंटे बाद लोगों को थोड़ा सा पानी मयस्सर हो पाता है। दौसा में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने DM कमर चौधरी को एक पत्र लिखा है। साथ ही इस पत्र को जलदाय मंत्री और विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी भेजा गया है, जिसके जरिए सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में वाटर ट्रेन उपलब्ध करवाने की मांग की है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि दौसा में 6 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी बहुत कम समय के लिए। जिला मुख्यालय पर गांव जैसा माहौल बना हुआ है, जहां सिर पर बर्तन रखकर महिलाएं दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि दौसा में पानी की ट्रेन नहीं आई और पेयजल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई तो आगामी दिनों में मजबूर होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग तो लग ही रही है। गले को तर करने की कोशिशों पर भी नींबू की महंगाई की मार पड़ रही है। राजधानी जयपुर में तो नींबू की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी ने नींबू के बारे में सोचना तक छोड़ दिया है। कभी जो नींबू 2 रुपए में मिल रहा था, उस नींबू की कीमत 5 गुना बढ़ गई है और अब एक नींबू 10 रुपए में मिल रहा है। वैसे तो हर साल गर्मी में नींबुओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे नींबू की कीमतों में उछाल आता है, लेकिन इस बार तो नींबू की कीमतों ने आम लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। माना जा रहा है कि डिमांड के अनुरूप बाजार में नींबू नहीं आने के कारण कीमत इतनी बढ़ गई है। राजस्थान में प्रदेश का पहला कृषि जीन बैंक तैयार किया जा रहा है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय परिसर के सामने 1.5 एकड़ जमीन में तैयार होने वाले कृषि जीन बैंक में 8 देशों की विविध जलवायु वाले सैकड़ों प्रजाति के पेड़ पौधों को संरक्षित करने की योजना है। इस कृषि जीन बैंक की खासियत ये होगी कि इसमें ठंडी जलवायु के साथ ही उष्ण जलवायु वाले पेड़ पौधों के जीन को संरक्षित किया जाएगा। प्रदेश के पहले कृषि जीन बैंक में खेती से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित और चिकित्सकीय पौधे समेत अनेक प्रजाति के पौधों को
एक ही प्लेटफॉर्म पर संरक्षित किया जा सकेगा। किसी प्राकृतिक आपदा में इस कृषि जीन बैंक में पौधे संरक्षित रखे जाएंगे। पौधे जीवित हैं, उनको एक जीन बैंक के रूप में यहाँ पर संरक्षित कैसे किया जाए, उनका संवर्धन कैसे किया जाए, और आने वाले, जैसा आप बोल रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन हमारे शिक्षा के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक ही एकड़ जहाँ 1.5 एकड़ में आपको हर तरह का पौधा राजस्थान का और उससे बाहर वाला पौधा जो हमारे पोषण के लिए, हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। भरतपुर में यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट और गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी रामचंद्र मीणा ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक यातायात जयपुर और एसपी भरतपुर के निर्देश पर 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट के चलने वाले दुपहिया वाहन चालक और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा रहा है। यातायात पुलिस ने सूरजमल चौराहे पर नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान दर्जनों वाहन चालकों को बिना हेलमेट और कई वाहन चालकों से बिना कागजात पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया। इस अभियान में यातायात पुलिस ने पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बिना हेलमेट पाए जाने पर भी जुर्माने किए। हालांकि इस दौरान पुलिस विभाग में कार्मिक अपना परिचय देते रहे, लेकिन यातायात प्रभारी ने कहा कि कानून और नियम सबके लिए बराबर है। अगर पुलिसकर्मी ही कानून की पालना नहीं करेंगे तो फिर आम जन से किस तरह की उम्मीद की जाएगी। एडिशनल डीजीपी साहब ट्रैफिक जयपुर, श्रीमान एसपी साहब भरतपुर के निर्देशानुसार दिनांक 4, 5, 6 तारीख के लिए एक विशेष अभियान एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। बूंदी आने वाले सैलानी जल्द ही शहर के खूबसूरत नज़ारों का दीदार कर सकेंगे। नगर परिषद ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की ऐतिहासिक नवल सागर झील पर नया एडवेंचर जिप लाइन शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसके बाद बूंदी भ्रमण के लिए आने वाले देसी विदेशी सैलानी सहित जिले के आम लोग झील से 45 फीट की ऊंचाई पर हवा में तैरकर गढ़ पैलेस, तारागढ़ सहित शहर का खूबसूरत नज़ारा निहार सकेंगे। 15 लाख से तैयार होने वाली इस जिप लाइन को तैयार करने में जुटे उदयपुर के ठेकेदार ने बताया कि नवल सागर पार्क में जिप लाइन का स्टैंड बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। शहर में नवल सागर झील के ऊपर से तैयार की जा रही 300 मीटर लंबी जिप लाइन नवल सागर पार्क से 45 फीट की ऊंचाई से ईदगाह के पास बनाए जाने वाले 15 फीट लंबे स्टैंड तक जाएगी। जिप लाइन तैयार होने के बाद नवल सागर झील पर हवा में तैरने के इच्छुक लोग 45 फीट की ऊंचाई से हवा में तैरकर गढ़ पैलेस, तारागढ़ सहित शहर का खूबसूरत नजारा अपनी आंखों से देख सकेंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के सेकंड टर्म परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई तक होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून तक होंगी। परीक्षाओं की तिथियां जारी होने के साथ ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ज्यादा फोकस किस पर किया जाए। हालांकि छात्रों को अपनी तैयारी पर भी पूर्ण भरोसा है। पूरे मामले में करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट का कहना है कि स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि पहली बार 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बीच में जेईई मेन परीक्षा होने जा रही है। जारी की गई तिथियों में 7 मई को केमिस्ट्री, 13 मई को इंग्लिश, 20 मई को फिजिक्स, 30 मई को बायोलॉजी, 2 जून को फिजिकल एजुकेशन, 7 जून को मैथ्स और 13 जून को कंप्यूटर साइंस की परीक्षाएं हैं। जबकि जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट की परीक्षा तिथियां 24 से 29 मई के बीच रखी गई हैं। ऐसे में वे छात्र जिनके पास एडिशनल बायोलॉजी है उनके लिए 28 और 29 मई को होने वाली जेईई मेन परीक्षा देना चुनौती रहेगी, क्योंकि यदि उनका जेईई मेन एवं बोर्ड परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में होता है तो उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा एक दिन के अंतराल में तय करनी होगी। चौपाल लगाकर लोगों को समझाने की कलेक्टर की पहल रंग लाने लगी है। लोगों के बीच अपनी बात रखती ये हैं बूंदी की कलेक्टर रेणु जयपाल, जिन्होंने लोगों को सरकार के विस्थापन योजना के पहलुओं की जानकारी दी और लोगों ने भी उस पर सकारात्मक रुख दिखाया। दरअसल जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित करने के इस इलाके में बसे 8 गाँव के लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसे लेकर कलेक्टर रेणु जयपाल डीएसएफ के साथ गुलखेड़ी गांव पहुंची और वहां चौपाल लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि विस्थापन के बदले सरकार हर घर के 21 साल की उम्र के युवा को परिवार का मुखिया मानकर
15 लाख का पैकेज देगी। लोगों ने भी गांव छोड़ने पर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने परिवार के मुखिया की आयु 21 के बदले 18 साल और पैकेज की राशि 20 लाख रुपए करने की मांग की। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और गांव वालों के बीच विस्थापन को लेकर सहमति बन जाएगी। विलुप्ति से बचाने और लोगों को अपने राज्य पक्षी के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से जैसलमेर में दुनिया का पहला गोडावण स्मारक बनाया जा रहा है। शहर के देगराय मंदिर के पास इसे एक मादा गोडावण की याद में बनाया जा रहा है, जहां इस मादा गोडावण की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। मूर्ति बनकर तैयार भी हो चुकी है, जिसे जल्द ही यहां लगाया जाएगा। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों के चरवाहों और पर्यावरण प्रेमियों ने ये अनूठी पहल की है और जन सहयोग से राज्य पक्षी गोडावण का स्मारक बनाने का बीड़ा उठाया है। मादा गोडावण की 2020 में हाई टेंशन तार से टकराकर मौत हो गई थी। उसी मादा गोडावण की याद में और पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के साथ साथ सभी को इस दुर्लभ पक्षी के धीरे धीरे लुप्त होने के कारणों पर गौर करवाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने ये बीड़ा उठाया है। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि अपनी तरह का दुनिया का पहला गोडावण का स्मारक होगा। पेशे से पशुपालक भाटी लुप्त हो रहे पक्षी प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बार वे मादा पक्षी का स्मारक बनाकर वन्य जीव के प्रति चरवाहों और ग्रामीणों के प्रेम को दर्शाकर एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। भरतपुर के विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में बच्चों की खुशियां एक बार फिर से लौट आई हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बंद पड़ी चाइल्ड ट्रेन फिर से पटरी पर लौट आई है। ऐसे में बच्चे ट्रेन में सफर कर फिर पुराने दिनों का मजा लेने लगे हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में बच्चों के लिए अलग से एक चाइल्ड ट्रेन चलाई जाती है, जिसे स्पेशल लोहागढ़ सुपरफास्ट ट्रेन का नाम दिया गया है। ट्रेन में करीब आधा दर्जन से अधिक डिब्बे हैं, जिनमें बच्चे, जवान और बूढ़े ट्रेन में बैठकर आनंद उठाते हैं। लेकिन कोरोना के कारण ये ट्रेन बंद पड़ी हुई थी, जिसके कारण ट्रेन की पटरी और ट्रेन के डिब्बों में जंग लग चुकी थी। लेकिन अब पार्क के सुपरवाइजर और यूआईटी के कर्मचारियों ने ट्रेन की साफ सफाई कर दोबारा से ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। जब ट्रेन चली और बच्चों को पता लगा तो ट्रेन में बैठने के लिए बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी होड़ लग गई। लोग बड़ी शिद्दत से ट्रेन में बैठने का इंतजार करते नजर आए और जब छुक छुक कर ट्रेन चली तो बच्चों की दुनिया मानो फिर से आबाद हो गई। ऊंचे पर्वत, लंबा रास्ता, लेकिन जब माँ बुलाए तो भक्त कैसे खुद को रोक पाए। सो पूजा की थाल लिए भक्त चल पड़े हैं माँ के दरबार। सिरोही के माउंट आबू के अर्बुदा देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। माँ अर्बुदा देवी को अधर देवी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। माँ माउंट आबू से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ देवी पार्वती के होंठ गिरे थे, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। यहाँ माँ अर्बुदा देवी की पूजा माता कात्यायनी देवी के रूप में की जाती है, क्योंकि अर्बुदा देवी माँ कात्यायनी का ही स्वरूप कहलाती हैं। यूं तो यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ के दर्शन के लिए भक्त यहाँ सैकड़ों मीटर की यात्रा करके करीब 350 सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में प्रतिष्ठित है, जहाँ हर पल माँ की ज्योति जलती रहती है। कहा जाता है कि माँ को यहाँ विराजे 5,500 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मंदिर में अर्बुदा देवी की चरण पादुका भी स्थापित है। वैसे तो गणगौर उत्सव पूरे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बीकानेर के चांदमल डड्डा की गणगौर का उत्सव बेहद ही अनोखा है। आप भी देखिए, आभूषणों से लदी इस गणगौर की मूर्ति को नक शिख तक गहने ही गहने हैं। इन गहनों की कीमत करोड़ों में होती है। ऐसे में गहनों की सुरक्षा के लिए पुलिस की भी तैनाती की जाती है। चांदमल डड्डा की गणगौर की कहानी भी अनूठी है। ये गणगौर साल में 2 दिनों तक पुलिस के पहरे में डड्ढों के चौक में पुश्तैनी हवेली से बाहर लाई जाती है, जहां दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। महिलाएं इस गणगौर के आगे नृत्य करती हैं। करीब 125 वर्षों से निकल रही चांदमल डड्डा की गणगौर के पीछे भी संतान प्राप्ति की मनोकामना की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि देशनोक से बीकानेर आकर बसे सेठ उदयमल डड्डा की कोई संतान नहीं थी। राज परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण उनको शाही गणगौर देखने का निमंत्रण मिला। तब उदयमल की पत्नी ने प्रण लिया कि संतान होने के बाद ही गणगौर दर्शन करने जाएंगी। 1 वर्ष गणगौर के विश्वास और आस्था के साथ साधना से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
इसका नाम चांदमल रखा गया। तभी से प्रतिवर्ष गणगौर निकालने की परंपरा शुरू हुई। 2 सालों बाद जब गणगौर मना तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। राजसमंद नगर परिषद और प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में हरि गणगौर पर्व के मौके पर गणगौर की सवारी पूरे शाही ठाट बाट और लाव लश्कर के साथ निकाली गई। शाम को जब सवारी शहर के मार्गों से निकली तो ठाकुर जी के मंदिर से लेकर पूरी सवारी मार्ग में बालकृष्ण स्टेडियम तक पांव रखने की जगह भी नहीं। सब में सिर्फ हरा रंग ही दिखाई दे रहा था। कन्याएं सिर पर कलश धारण किए और गणगौर नृत्य करते हुए चल रही थी। इसके बाद घोड़े, ऊंट और रथ पर आकर्षक झांकी शामिल थी। प्रभु की छवि पर श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा की। सवारी के तय मार्ग से मेला प्रांगण बालकृष्ण स्टेडियम पहुंचने पर श्रद्धालु महिलाओं ने गणगौर की प्रतिमाओं को वहां विराजित कर उनकी पूजा कर झाले दिए और पारंपरिक लोकगीत गाकर काफी देर तक ईशर और गणगौर को रिझाया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।